स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुशील कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर से आज आपके सामने कक्षा 12 व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है। प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और कार्य। आज हम इस प्रबंध के अध्याय पर अध्ययन करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक्स यदि पूरा बहुत अच्छे तरह से समझना है तो आपको ये अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए चर्चा करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट। मैं प्रबंध का अर्थ समझाने से पहले आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। हम एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे मिस्टर ए, एक बालक है मिस्टर ए, ये अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं। ये इनका घर है और ये इनका स्कूल, विद्यालय। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी लोग एक टाइम के अनुसार चलते हैं। एटलीस्ट स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय वगैरह में तो टाइम से ही जाते हैं। जैसे विद्यालय का समय 7:30 बजे है, तो 7:30 बजे जाने के लिए क्या वह बालक 7:30 बजे उठेगा? नहीं। उसके लिए उसको क्या करना होगा? कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले उसको उठना होगा। उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी भी होंगी कि उसके स्कूल से उसका घर कितनी दूरी पर है, ये भी उसको देखना होगा। घर से स्कूल की दूरी, वहाँ तक पहुँचने में समय, उसमें लिए गए साधन, क्या वह पैदल जाता है, क्या वह साइकिल से जाता है, स्कूटर, कार या स्कूल की बस से जाता है। तो इन सब बातों को पहले एनालिसिस करना होगा, इन सब बातों का मूल्यांकन करना होगा। इसके लिए उसको स्कूल से घर तक की दूरी तय करके और वो किस साधन से जाता है, इन सब बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। यदि उसको पैदल जाने में 15 मिनट लगते हैं तो वह उसी हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अपने ही घर से तैयारियां शुरू करेगा, क्योंकि 7:30 बजे उसको विद्यालय पहुंचना है। इसीलिए उसको 6 बजे उठना होगा, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद जो है वो अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद स्कूल के लिए प्रस्थान करेगा। तो यहाँ पर हम इसके अर्थ को देखिएगा किस प्रकार से लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है। इसका प्रयोग केवल व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं वरन प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट केवल व्यावसायिक बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए ही नहीं है। ये हमारे जीवन में प्रत्येक पग पर, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्टेप पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो लोग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। इसी कड़ी में इसके दूसरे अर्थ को आप देखिए। पहले अर्थ में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है यहाँ पर कि व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं के लिए नहीं है मैनेजमेंट। हमारे व्यावसायिक जीवन और औद्योगिक को छोड़कर हमारे सामान्य जीवन के लिए भी मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो अर्थ है उसको देखिए आप। प्रबंध मानवीय एवं भौतिक साधनों के समुचित एवं कुशलतम उपयोग से व्यवसाय के निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति ही प्रबंध कहलाता है। अर्थात हम एक प्लान करके, एक समुचित प्रयास करके और हमारे पास जो साधन हैं उनका प्रयोग करके अपने व्यवसाय को, अपनी संस्था को, अपनी फर्म को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये प्रबंध का मुख्य कार्य है। इसके बाद आते हैं, इसी में इसका एक तीसरा अर्थ लिया गया है
आप प्रत्येक स्तर पर प्रबंध के अलग अलग अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 अर्थों में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर प्रबंध एक ऐसी कला है जिसका उद्देश्य किसी उपक्रम में कार्य करने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करके साधनों की सहायता से इस प्रकार कार्य करना होता है जिससे संगठन का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके। अर्थात मैनेजमेंट का अर्थ क्या हुआ अब यहाँ पर कि हम व्यवसाय को फर्म को हम इस प्रकार से डेवलप करते हैं, इस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि जो लोग हमने अपने साथ, कर्मचारी, कार्य करने वाले व्यक्ति, स्टाफ, इन सबको जो रखा है अपने साथ में, उनसे हम इस प्रकार से कार्य कराएं कि हमारा जो प्रोडक्शंस है वो कम लागत पर अधिक से अधिक हो सके। ठीक, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये प्रबंध का अर्थ होता है। तीसरे अर्थ में आप इसको देख सकते हैं, एक अर्थ और लिया गया है इसमें। प्रबंध एक ऐसी कला है जिसका उद्देश्य किसी उपक्रम में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करके विभिन्न साधनों की सहायता से इस प्रकार कार्य करना होता है कि न्यूनतम लागत, अर्थात लागत तो कम रहे और उत्पादन अधिक से अधिक हो जाए। इसी क्रम में अर्थ क्लियर हो जाने के बाद अब आते हैं हम परिभाषा के ऊपर, डेफिनेशंस। इस बात को, इस प्रबंध के अर्थ को बहुत से अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर्स ने, बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों ने, बहुत से व्यक्तियों ने इसको, जैसे कहते हैं कि मोतियों में पिरो देना, एक शब्दों में इसको इस प्रकार से पिरोया है कि यहाँ पर उनके द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशंस, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहली डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योल, जो कि प्रबंध के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने एक तरह से इसका निर्माण किया, इस शब्द का निर्माण किया और इसको आगे भी बढ़ाया। आइए देखते हैं क्या कहा इन्होंने। हेनरी फ्योल, प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने अर्थात प्री प्लानिंग, योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देशन देने, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। अगर हम इसी पे चर्चा करें तो बहुत सारा समय इसमें लग सकता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो कहा है हम उस पर थोड़ा अध्ययन करते हैं। पूर्वानुमान लगाने, किसी काम को प्री प्लान करके सोचना, उसके बाद उसकी योजना प्लानिंग करना, फिर उसके बाद संगठन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना कि वो कार्य कैसे कराया जाना है, फिर उसके बाद निर्देशन, डायरेक्शन एकत्रित करने के बाद उनसे डायरेक्शन देकर किस तरह से कार्य कराया जाए। इसके बाद समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित, उनको कोऑर्डिनेशंस करना, कॉम्बिनेशंस उसके अंदर बनाना, उनको मोटिवेशंस करना और उनको कंट्रोल भी करना, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। दूसरे अर्थशास्त्री इन्होंने क्या कहा है इसके विषय में, F.W. टेलर, ये भी एक बहुत महान अर्थशास्त्री रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। प्रबंध, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट, ये एक कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा है। अर्थात यहाँ पर इस अर्थ में कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो जाए, ऐसा कुछ, यही सोचना मैनेजमेंट है, यही सोचना प्रबंध है। तीसरे हमारे एक प्रोफेसर लॉरेंस के अनुसार प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया इस बात को कि प्रबंध जो है केवल और केवल वस्तुओं को एकत्रित करके उनका संचालन करना, उनको कार्यान्वित करना, उनको प्रयोग में लाना, केवल यही नहीं है बल्कि व्यक्तियों का विकास भी है। डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, ह्यूमन, व्यक्तियों का विकास। क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे उदाहरण भी लिया है कि एक बालक को सुबह
7:30 बजे विद्यालय जाना है और वह 7:30 बजे सोकर उठता है, तो विद्यालय कैसे पहुंच पाएगा भाई? इसके लिए उसको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि मैं ठीक 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाऊं और टीचर्स की डांट से बच सकूं। ठीक, ये हमारे मैनेजमेंट के मीनिंग्स और डेफिनेशंस। इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट के वर्क्स पर, प्रबंध के कार्यों पर। प्रबंध के कुछ कार्य होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइएगा देखते हैं। प्रबंध के कार्यों की यदि हम बात करें तो प्रबंध के कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में इसको बांटा जाता है। नंबर 1 प्रमुख कार्य, मतलब इसकी जो मेन वर्क्स हैं वो, और नंबर 2 सहायक कार्य जो हेल्पफुल होते हैं, सहायता के लिए किए गए कार्य। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे, योजना बनाना, नियोजन। योजना बनाना, यदि इस शब्द का हम इंग्लिश में अर्थ देखें तो प्लानिंग, अच्छे से समझ में आता है हमें कि क्या प्लानिंग अर्थात क्या मतलब इस वर्ड का। प्लानिंग का अर्थ हुआ लक्ष्यों का उद्देश्य निर्धारण करना, मतलब जिस लक्ष्य पर आपको पहुंचना है ना, उसको, उस टारगेट को देखना कि मुझे ये काम करना है, एक लक्ष्य डिसाइड करना, एक एम डिसाइड करना। इसके बाद नीति निर्धारण। नीति निर्धारण मतलब हमें उस काम को करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, क्या करना होगा। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिएगा मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक बिल्डिंग का निर्माण करना है, व्यवसाय करना है, उसके लिए भवन भी चाहिए, तो मुझे एक बिल्डिंग का निर्माण करना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, बिल्डिंग का, भवन का स्ट्रक्चर कैसा हो, प्लान पहले से ही सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मिस्त्री और मजदूर बुला लिए, कर्मचारी बुला लिए और कहा कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, सामान मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये संभव नहीं हो सकेगा कि हमारी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि मुझे पहले उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। मुझे जो वो बिल्डिंग्स बनानी है, उस बिल्डिंग के लिए मुझे पहले से प्लान करना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए मुझे बजट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपनी कार्यविधि तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा कि मेरा भवन कैसा हो, कार्यालय कहाँ हो उसमें, और मेन ऑफिस कहाँ पे हो, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस स्थान पर हो, ये सब। तो इन सब के लिए हमें योजना बनाना अर्थात नियोजन, सबसे पहले हम किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं। अर्थात नियोजन में यह तय किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, किस किस के द्वारा वो किया जाना है। यही नियोजन है, प्लानिंग है। आइएगा सेकंड पॉइंट्स अर्थात संगठन। भाई योजना हमने बना ली है, अब हमें उस योजना को फलीभूत भी तो करना है, उसको इस अपने उद्देश्य को, इस लक्ष्य को परवान चढ़ाना है, एक दिशा देनी है इसको हमें। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे कर्मठ व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो हमारे उस कार्य को कराने में सफलता हमें दिला सकें। इसके लिए हमें संगठन की आवश्यकता होगी, अर्थात हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो हमारे इस उद्देश्य को, जो हमने ये सपना देखा है, एम चुना है हमने, इसको पूरा करने में हमारी सहायता करें। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम संगठन की बात करेंगे। नियोजन की तरह ही संगठन भी जो है एक आवश्यक है। संगठन की सहायता से प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना ही प्रबंध का कार्य है। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूं तो इसका अर्थ ये होता है।
अब यहाँ पर हमने जो संगठन इकट्ठा किया, लोग एकत्रित किए, उनसे कार्य कराना है, तभी हमारा सिस्टमेटिकली कार्य ठीक प्रकार से चल पाएगा। योजना बनेगी, उसके बाद संगठन होगा। तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा हेडिंग, नियुक्तियां, स्टाफिंग। हमने योजना बना ली है, हमने लोगों को एकत्रित कर लिया है। एकत्रित करके क्या किया जाए? सिलेक्शन, स्टाफिंग। उसको हम वहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो गए हैं, उनको हमें किस प्रकार से कार्य कराना है ये बताना है। एक एक व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति इस तरह से जो इकट्ठा हुए हैं, उनमें से किस व्यक्ति को क्या कार्य दिया जाए। अर्थात जो एकत्रित लोग हैं उनमें से यदि कोई एजुकेटेड पर्सन है और वो ऑफिस के कार्यों के लिए आया है, तो उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाए। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हम कहें कि जाओ भाई, चलो चलो भाई तसले उठाओ। हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ये नहीं कह सकते चलो भाई बिल्डिंग बनानी है भाई, नींव खोदनी शुरू करो। ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर क्या करेंगे? हम उसको उसकी योग्यता के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे। दूसरा, यदि कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, पढ़ना लिखना उसको नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हमारे पास काम करने के लिए आया, उसने कहा साहब मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, क्या उससे हम ऑफिस में थोड़ी काम कराएंगे? उसको हम उसके स्तर का, उसके तरह का कार्य देंगे ताकि वो उसी काम को अच्छे ढंग से कर सके। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। यही मैनेजमेंट है कि आपको सोचना ही इस तरीके से, जो आपने योजना बनाई है, आपने संगठन एकत्रित किया है, उसके बाद आप नियुक्तियां करें तो नियुक्तियां इसी हिसाब से करें ना कि किस व्यक्ति को क्या कार्य दिया जाना है, उसके स्तर का कार्य उसको दिया जाए, तभी हमारा एम पूरा होगा। आइएगा चौथा हेडिंग, निर्देशन। निर्देशन अर्थात इसको हम संचालन भी कह सकते हैं। निर्देशन को हम संचालन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हो गया कि वो जो लोग हमारे पास आए हैं, हमने जो प्लान किया, संगठन बनाया, उनके बाद स्टाफिंग उनकी कर दी, उनको सबको बता दिया भाई आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, मिस्टर ए को ऑफिस में बैठना है, मिस्टर बी को उनके हेल्प के रूप में रखना है, मिस्टर सी को ये काम करना है, मिस्टर डी को ये काम। अब सबको हमने बता दिया, लेकिन उनको दिशा निर्देशन भी तो देनी है, अर्थात डायरेक्शन में भी तो लाना है उनको। कार्य कैसे हो, किस तरह से हो। मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य था कि मैं एक बिल्डिंग तैयार करूँ और एक अच्छी फर्म बनाऊँ, उस फर्म को तैयार करने के लिए ये लोग जो मैंने अपने साथ लगाए हैं वो मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सोचना हमारा काम। अर्थात डायरेक्शन, दिशा निर्देश, व्यक्ति को काम किस तरह से करना है ये बताना, व्यक्ति कार्य कब, कितने समय में और किस प्रकार से करेगा ये बताना डायरेक्शन कहलाता है। इसके बाद आते हैं पांचवें हेडिंग पर, समन्वय। समन्वय मतलब अंग्रेजी में यदि इसको कहें तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है सहयोग, सहायता, हेल्प, सद्भावना, सौहार्द, संतुलन। ये कुछ शब्द इसमें आप समझने के लिए रख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे पास जो समूह काम कर रहा है उसमें हमें ये देखना होगा कि वो सभी लोग एक प्रेम वाली भावना के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं। अर्थात
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। जैसे फर्म के अंदर 20 लोग कार्य करते हैं, कारखाना चलता है, कार्य कर रहे हैं, और एक व्यक्ति किसी ऊंचाई पर कार्य कर रहा है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता हुई, मशीन के ऊपर है, वो कार्य कर रहा है, किसी वस्तु की आवश्यकता हुई, तो वो क्या वहाँ से अपने आप आएगा और उठाएगा? नहीं, दूसरा व्यक्ति उसकी हेल्प कर दे। परंतु यदि इसमें उनमें कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है, उनमें आपस में कोई सद्भावना वाली बात ही नहीं है, कोऑपरेट करने वाली कोई भावना ही नहीं है, तो वो उसको हेल्प नहीं करेगा और हमारा वहाँ पे प्रोडक्शन कहीं रुक सकता है। अर्थात ये एक उदाहरण हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपस में जितने भी लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन सब में एक प्रेम की भावना हो, एक ऐसी भावना हो, एक मजबूत संगठन वो रहे, आपस में एक दूसरे को सभी सहायता करते हों, हेल्प करते हों। इसका अर्थ समझ में, मतलब कोऑर्डिनेशंस मीन्स एक दूसरे की सहायता करना। मैं फिर से दोहरा देता हूँ यहाँ पर कुछ शब्द जो इसके अंतर्गत आए हैं: सामंजस्य, सहयोग, सद्भावना, सौहार्द और संतुलन। ये सब कोऑर्डिनेशंस के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उनमें एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो एक दूसरे को सहायता से कार्य अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से कर सकें। इसके बाद आते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशंस, अभिप्रेरणा, इसका अर्थ होता है कि इस बात को भी हम एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कक्षा है और मिस्टर ए जो घर से स्कूल के लिए चला था, स्कूल में आ जाता है। उसने यदि कोई अच्छा कार्य किया है तो ये हमारा दायित्व बनता है, एक अध्यापक होने के नाते भी हमारा एक विद्यार्थी के प्रति ये दायित्व बनता है कि हम उस विद्यार्थी को मोटिवेट करें। अर्थात अच्छा काम किया है तो उसको शाबाशी देने में क्या जा रहा है भाई, कि मिस्टर ए शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। यदि उसकी कोई बाई चांस उसकी कोई त्रुटि भी है, फिर भी आप उसको समझा कर कि भाई ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशंस मतलब उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, उसको ये बताना कि जो तुमने किया ये अच्छा किया है, अगर इसमें इस तरह से कुछ इन्वॉल्व करें तो और भी अच्छा ये हो सकता है। मोटिवेशन मतलब कंधे पे हाथ रख के शाबाशी देना। अगर एक लाइन में मैं इसको कहूँ तो इस प्रकार से कि किसी स्टूडेंट्स को, किसी बालक को, इसी प्रकार से एक व्यवसायी, एक उद्योगपति अपनी फर्म में, अपनी संस्था में काम करने वाले अगर किसी कर्मचारी को ये कहे कि मिस्टर राम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है, अंदर से फीलिंग्स आती है एक। इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर हमें उदाहरणों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अंदर से फीलिंग आती है आपकी कि आप अच्छा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जिसकी तारीफ की गई है 10 व्यक्तियों में, 20 व्यक्तियों में या 50 व्यक्तियों में, वो उस काम को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए अंदर से मोटिवेट होता है। वो उस कार्य को अपना समझ के करता है, वो उस कार्य को अपना समझ के करता है। यही मोटिवेशन है। तो यहां पर मोटिवेशन से मतलब अभिप्रेरणा प्रबंध का हृदय है। यह विभिन्न साधनों को अनुप्रमाणित करके सक्रिय बनाता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो कर्मचारी के अंतर्गत जागृत की जाती है। इस बात को हम एक उदाहरण से और से भी ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ा था। सेतु बंधन के वक्त, जब सेतु बंधन के समय जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ माता सीता का पता लगाओ,
और उसके बाद वो पता लगा के आए और फिर पुल बांधने की बारी आई या जाने की बारी आई, हनुमान जी के लंका में जाने की बारी आई, तो उन्होंने क्या कहा, जामवंत जी ने जो है उनको उनका बल याद दिलाया। तो वहाँ पे मोटिवेशन की आवश्यकता थी, मोटिवेट किया गया, हनुमान जी तैयार हुए और उन्होंने जो है समुद्र को पार कर दिया। तो यहाँ पे मोटिवेशंस वही काम करता है, यदि हम किसी व्यक्ति को, किसी बालक को उसको उस हिसाब से मोटिवेट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, तो वो उस कार्य को अपना समझ के करता है और बेहतर तरीके से करता है। इसके बाद आते हैं नियंत्रण। नियंत्रण अर्थात कंट्रोल, इंग्लिश में यदि इसको कहें तो कंट्रोल। यहां पर हमने 6 कार्यों का अध्ययन कर लिया है। अब इसमें जो सबसे मेन है, छठा कार्य भी वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7वां उन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सभी एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। और 7वें हेडिंग को हम देखते हैं, नियंत्रण। नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। हमने योजना बनाई, संगठन किया, नियुक्तियां की, निर्देशन देकर हम कार्य करा रहे हैं, स्टाफ में कॉम्बिनेशंस बनाया हुआ है, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो कंट्रोल। मैं अपनी फर्म चला रहा हूं, एक उद्योगपति अपनी फर्म चला रहा है, उसको अपने कर्मचारियों पर कंट्रोल कैसे रखना है, उनको कैसे नियंत्रित करना है, ये नियंत्रण यहाँ पर हम इस कंट्रोल इसके हेडिंग के अंतर्गत समझते हैं। नियंत्रण का अभिप्राय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों, जांच पड़तालों तथा कोई कमी पाई जाए तो उसको दूर करने के लिए होता है। अब यहाँ पर सपोज करने वाली बात यह है कि हमने सबको उनके अकॉर्डिंग काम भी दिया है, सब कुछ वो कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी फर्म को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, अच्छाइयों तक ले जाना चाहते हैं, मतलब उसको एक नाम, फेम, ख्याति ये सब देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है उन सब पर नियंत्रण भी आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कक्षा में बैठे हुए बच्चों को एक अध्यापक के द्वारा कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। और जितने अच्छे ढंग से एक अध्यापक बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, शायद उन छात्रों में से बैठे हुए कोई किसी छात्र के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पर प्रबंध के 7 कार्य इस प्रकार से आपके सामने ये पूरे हो जाते हैं, ये प्रमुख कार्य हो जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम सहायक कार्यों की। सहायक कार्य, प्रबंध के प्रमुख कार्य हो जाने के पश्चात सहायक कार्य भी आ जाते हैं जी। कुछ पहले हेडिंग पर चर्चा करते हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। सब काम ठीक ठाक से चल रहा है जी, जो लक्ष्य हमने निर्धारित करा, एम हमने सोचा, वो सब हमारा सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा है। अब मेनली आता है इसमें डिसीजन मेकिंग, निर्णय कैसे लिए जाएं। अर्थात सपोज कीजिए कोई समस्या आ गई, प्रोडक्शंस में कुछ कमी आ गई। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई वस्तु मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि उसमें कोई फॉल्ट होता है, उसके अंदर कुछ कमी होती है। उस समय जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, वो व्यवसायी क्या करेगा, वो व्यवसायी उस वस्तु का प्रोडक्शन रुकवाएगा या जो भी उसका एकदम हार्ड एंड फास्ट डिसीजन होगा वो उसको उसमें वहाँ पर लेने की कोशिश करेगा। तो कहने का अर्थ होगा कि वहाँ पर उसको ये निर्णय लेना होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम किस प्रकार से इसको अच्छे ढंग से कर सकें। दूसरा आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशंस।
मैं फर्म चला रहा हूँ, मेरे साथी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक कर्मचारी एक स्थान पर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एक दूसरे स्थान पर, दोनों में बहुत डिस्टेंस है, अपनी बात को वहाँ तक कैसे पहुँचाएं? कम्युनिकेशंस। तो हमारे सभी के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशंस, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो हम अपने कार्य को, जो हमने लक्ष्य रखा है, उसको बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकें। इसके बाद नवाचार, उसके अंदर नई तकनीक क्या लाई जाए। बहुत सारे उदाहरण इसमें निकल के आते हैं, जैसे किसी भी कोई प्रोडक्ट्स है, वो आज किसी रेफर्स में बिकता है, अगले कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्ष के बाद वो एक अलग रेफर्स में बिकता है। नवाचार, नया क्या हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कुछ नया मिले, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसमें कुछ इन्वेंशन हो, कुछ उसमें सुधार हो। जो आज चीज़ें आई हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जाम्पल हम लें, जैसे कोई बिस्किट ही है, बिस्किट मान लीजिए पहले पार्ले जी का बिस्किट है, वो आपका कागज़ के रेफर में आता था, अब पन्नी के रेफर में आता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया है इसमें। तो इनोवेशन, नवाचार क्या हो, ये काम मैनेजमेंट का होता है कि वो अपने फर्म में, अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग में इनोवेशंस कैसे करें, नवाचार कैसे लाए। चौथा, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। सारे काम हमने किए, निर्णय भी लिया, संप्रेषण भी किया, नवाचार भी किया, प्रतिनिधि, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करें। अर्थात कोई भी हम नई चीज़ लेके आते हैं तो उसको पहले हमें एक डेमो के साथ, एक प्रैक्टिकल के साथ वो अपने साथी सहयोगी व्यक्तियों को दिखानी होती है। अर्थात किसी वस्तु को दिखाना, प्रेजेंट करना समूह के सामने, व्यक्तियों के सामने, उसको ऐसे प्रस्तुत करना कि वो वास्तव में एक अच्छी और उत्तम क्वालिटी वाली वस्तु होगी। तो ये आपके सामने प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और इसके कार्य हुए। धन्यवाद।